मेरा नाम स्वाति विवेक है और पिछले साल मुझे अनीमिया हो गया था और वो लेवल्स 6 तक गिर गए थे। तभी डॉक्टर राधिका ने मुझे स्पिरुलिना लेने के लिए कहा और आज तक टच वुड हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है। एमबीबीएस डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हासिल किया। उनकी शादी डॉक्टर वेणुगोपाल कुलकर्णी जो एक कार्डियक सर्जन है उनके साथ हुई है। वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में काम किए और फिर इंडिया वापस आ गए। 2012 में उनको मिसेस कविता गुडी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने राधिका जी को स्पिरुलिना के बारे में बताया और उसका लाभ भी बताया और लगातार पूछ रहे थे कि उनको कुछ असर हुआ है कि नहीं। फिर राधिका जी ने डिसाइड किया कि डीएक्सएन में काम करना है और वो पार्टनर बन गए। डॉक्टर लिपेंद्र लव कुमार सर ने भी उनको प्रोत्साहित किया। उनका पैशन वेलनेस को प्रमोट करना है। आई विल नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर राधिका बदनहट्टी टू टेक ओवर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मुझे बहुत खुशी हो रही कि शाम में आप सबके सामने स्वास्थ्य के बारे में आज बोलूंगी। मेरा सबसे पहला आदर प्रणाम मेरे माता और पिताजी को और बाद में प्रोफेसर वसुपालया और डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, जो कविता गुडी ने अभी स्वाति जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला है। कविता जी ने जब मुझे पहली बार स्पिरुलिना के बारे में बताया, मुझे बहुत डाउट्स थे, तो मैं सारे टाइम इसका एविडेंस क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, उसका असर क्या हो सकता है, माँ पर मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो वो सब मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो फिर एक मुझे बोला दिया गया है कि आप डीएक्सएन आरवीसी का फ्रीडम डे रहता है, आप उस दिन आ जाइए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं 2017 नवंबर में डीएक्सएन आरवीसी फ्रीडम डे को उस मैसूर जाने की मुझे एक अवसर मिली। तो फिर जब मैं उधर गई तो वो इतना बड़ा गैदरिंग था, मैं कभी इतना बड़ा गैदरिंग नहीं देखी। इतने लोग डीएक्सएन आरवीसी के फ्रीडम डे सेलिब्रेशन में मौजूद थे और इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने अच्छा रिसर्च बोला था, स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, ये सब मुझे सब कुछ बहुत नए थे और इसके बारे में साइंटिफिक जानकारी, रिसर्च और इसका क्या क्या फायदा होता है वो सब मुझे मालूम पड़ा। स्पेशली डॉक्टर रंजन जैसे बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो मुझे बोले थे, मेरे आंखें खोल दी उस दिन। और प्रोफेसर वसुपालया सर जो बिजनेस के बारे में, जो हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है, तो इससे कैसा हम हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री को कैसा हम फायदा कर सकते हैं और हम लोग इसको हमारी रेगुलर लाइफ में हम इसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, सब लोग बोलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और रत्ना मैडम जिनके गाइडेंस से जो हेल्थ, जो डॉक्टर बन के, गायनेकोलॉजिस्ट बन के जो इस फील्ड पे उतरे हैं, फ्रॉम सिकनेस टू वेलनेस, वो मुझे बहुत प्रेरित किया। तो इस सब के बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे भी सबको हेल्थ अवेयरनेस देने की बहुत शौक थी। तो मुझे लगा मुझे भी पार्टनर बन के इसमें काम करना है और सबको ये अच्छे वंडर प्रोडक्ट्स के बारे में सबको बोलना है और वैसे ही कैसे हेल्थी जीना है बोलना है। तो वैसे ही काम करती रही हूँ मैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी सारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं और उसका बेनिफिट्स अनुभव कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबके सामने थोड़े और औरत की सेहत में डीएक्सएन प्रोडक्ट्स कैसे काम आते हैं आज थोड़ा जानकारी लेंगे। तो टॉपिक है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस, जो औरत सामान्य समस्या, आरोग्य की समस्या क्या अनुभव करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहली जो क्लिनिक में देखते हैं प्रतिशत 30% में ब्लीडिंग प्रॉब्लम से आते हैं। तो और दूसरी चीज है हार्मोन इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स होती हैं और मोटापन, ओबेसिटी, एंड देन प्रेगनेंसी में जो रक्तहीनता हो सकती है, बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो या प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो, वो सब चीज, और इनफर्टिलिटी एंड थोड़े पीरियड के आसपास में जो प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एंड देन औरत को बहुत सामान्य समस्या है कि पीठ में दर्द होना और वजाइनल इन्फेक्शन और ऑपरेशन के बाद थोड़े इन्फेक्शंस होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है
कैंसर इन वुमेन, एंड जो चीज मैं इधर नहीं लिखी वो है कोविड इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी। स्लाइड चेंज करिए। ठीक है, तो पहली जानकारी हमें हेवी पीरियड्स के बारे में। तो क्या होता है जब मासिक होता है, महीने महीनवारी होती है, तो फिर 7 दिन का अंतर जो होता है वो नॉर्मल है, और हर 21 to 35 डेज वो नॉर्मल है। थोड़े थोड़े औरत को ये 7 दिन नहीं उससे ज्यादा हो जाते हैं, और जो ब्लीडिंग होते हैं वो भी बहुत हेवी होती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकती है। कॉमन चीज है फाइब्रॉइड्स हो सकती है, एडिनोमायोसिस हो सकती है, और जो पीसीओडी है, ये सब चीज में हमको हेवी ब्लीडिंग होने की चांसेस रहती है। तो क्या होता है, ज्यादा ब्लीडिंग हुआ तो क्या होता है, रक्तहीनता होती है। सो रक्तहीनता में हमको क्या क्या शरीर को हानि होता है? तो उन लोगों को ज्यादा थकान होती है, सिर में दर्द हो सकता है, और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पैरों में और शरीर में सूजन हो जाती है, और रक्तहीनता से हमारी जो रोग निरोधक शक्ति का भी क्षमता हो जाती है। चेंज स्लाइड प्लीज। और क्या हो सकते हैं, जो जितनी दिन की ज्यादा ब्लीडिंग और वीकनेस होती है उतनी दिन काम नहीं कर पाती है औरत, और उतनी दिन का वो हमको मुश्किल हो जाती है। तो फिर क्या करना है? पहली चीज है वो हेवी ब्लीडिंग रोकने के लिए डॉक्टर के पास इलाज लेना है, और पहली चीज है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। उसके लिए दवाई देते हैं, टेस्ट करते हैं, स्कैनिंग वगैरह वो करवाना है। बाद में जो ऑलरेडी हमको लॉस हो गया है उसका करेक्शन करना है, उसको अनीमिया की करेक्शन बोला जाता है। उसको कैसे करना है? कॉमन रीजन है हमको ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी होती है। सो आयरन डिफिशियंसी के लिए पहले चीज बोलते हैं हम लोग आयरन प्रोटीन और आयरन रिच डाइट। सो उसमें क्या किसमें ज्यादा रहता है, लोह का कंटेंट किसमें ज्यादा रहता है? गुड़ में, खजूर में, अंजीर, और जो हरा सब्जी रहता है, और तिल में, सब चीज में ज्यादा रहता है। और जो स्पिरुलिना है उसमें भी बहुत अधिक लोह की अंश होती है। उसके बारे में आगे में और भी डिटेल जानकारी लेंगे। और उसके साथ हम लोग आयरन की दवाइयां देते हैं, और बहुत रक्तहीनता है तो फिर नर में भी आईवी आयरन देना पड़ता है। बहुत सीवियर है, बहुत कमी है, 6 है, वैसा है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त को हमको खून को चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमको ए स्पिरुलिना क्या है, वो एक माइक्रो आल्गा है, शैवाल है, जो हमको बारीक आंख से नहीं दिखता है, बहुत छोटे रहते हैं, तो वो ड्राई मास है। तो आयरन डिफिशियंसी इंप्रूव करने में बहुत सहायता होती है। तो क्यों स्पिरुलिना एडवांटेजियस है? जब हम आयरन की टैबलेट्स देते हैं, पेशेंट्स को बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक एसिडिटी हो सकता है, उनको उल्टी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो मोशन जाने की दिक्कत होती है, वो ये सब चीज उनको साइड इफेक्ट्स होती है। तो जब ये सब टॉलरेट नहीं हो पाता है, तो फिर कैसे खून को कैसे बढ़ाना है? तो फिर ये स्पिरुलिना का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, और सिर्फ खून बनने का नहीं, और उतने बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस भी है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एंटीऑक्सीडेशन, और इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सब चीज हमको स्पिरुलिना से मिलता है। और दूसरी चीज, जब आईवी आयरन देना है, बहुत सीवियर अनीमिया है, तो क्या होता है, रगों में दिया जाता है, नर में दिया जाता है, तो फिर उससे कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं कि एनाफिलैक्सिस मतलब पूरे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन जैसा हो जाता है। तो फिर स्पिरुलिना लेने से ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, और ओरल दे सकते हैं। तो ज्यादा लेने से मिनिमम 4 ग्राम पर डे, ऐसा 3 महीना लेने से ब्लीडिंग कंट्रोल करने के बाद अच्छा इंप्रूव होता है। तो इससे हमको बहुत जल्दी हमने डिटेक्ट करके उसको करेक्ट किया, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी, खून चढ़ाना भी हम लोग बचा सकते हैं। और खून चढ़ाने के कॉम्प्लिकेशंस जैसे जो जब खून चढ़ाते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, और इन्फेक्शन हो सकती है, इस सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं।
ये स्पिरुलिना बोल रही हूँ, ये स्पिरुलिना क्या है, आखिर ये क्या है? तो ये चीज ये साइनोबैक्टीरियम मतलब एक तरह की जीवाणु है जो फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी में और समुद्र की पानी में ट्रॉपिकल कंट्रीज में वो ग्रो किया जाता है। तो ये बहुत सालों सदियों से इसको अच्छा खाना करके बहुत लोग खाते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्थ्रोस्पाइरा प्लैटेंसिस। वो स्पाइरल होता है तो इसीलिए उसके आकार के कारण इसको स्पिरुलिना कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, स्पिरुलिना मतलब क्या होता है उसके अंदर, तो क्यों इतना इसके बारे में माना जाता है? तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें। खासियत है कि फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, जो क्लोरोफिल है जो ग्रीन लीव्स की तरह, तो इससे हमको हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बढ़ जाती है। और विटामिन रहते हैं ए, B12 के, और जो अमाइनोस एसिड्स होते हैं जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर है प्रोटीन के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए, तो ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं। और एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनमें जो GLA, गामा लिनेलिनिक एसिड बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अच्छा हेल्थ के लिए। और ओमेगा 6 एसिड, फैटी एसिड, और ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम और लोहे जैसे मिनरल जैसे आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब चीज हमको एक ही स्पिरुलिना में मिल जाता है। तो मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। ठीक है, और इसमें और भी चीज है, टोकोफेरॉल्स, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और फिनोल्स। सो इसमें जो आपको ये स्कीमेटिक पिक्चर में है, ये सब चीज के कारण जो फिनोल्स है तो और अमीनो एसिड्स है, इस सब चीज से क्या होता है, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब हमारी जो अंतड़ी में थोड़े अच्छे जीवाणु होते हैं उससे हमारा इम्यूनिटी मतलब रोग निरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज से हमको इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाता है। और स्पिरुलिना का और एक खासियत ये है कि जो उसकी सेल वॉल, जीव कोशिका जो आउटर लाइनिंग रहता है उसको सेल वॉल कहा जाता है, वो सेलुलोज नहीं रहता है। सेलुलोज है तो फिर डाइजेशन में ज्यादा काम लगता है, तो इसीलिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो फिर जो ओल्ड एज वाले रहते हैं, उन जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है उनको भी बहुत इजी से ये डाइजेस्ट हो जाती है। और थोड़ा जानकारी लेंगे स्पिरुलिना के बारे में। ठीक है, तो उसको प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, 60 to 70% प्रोटीन कंटेंट होता है, तो एक से भी ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होती है। और सब लोग आयरन ज्यादा लेना है तो मैं अभी बोली आपको कि ग्रीन लीव्स, हरे सब्जी लेना है, तो हरा सब्जी से भी आपको ज्यादा गुण आयरन कंटेंट स्पिरुलिना में मिलता है। और कैल्शियम भी इसमें अधिक गुण रहता है दूध से। तो इसमें आप इधर देखा जाता है कि इतने सारे जो वेजिटेबल्स और खाने का जो न्यूट्रिशन और पौष्टिकांश हमको स्पिरुलिना में मिलता है, तो विटामिन, मिनरल्स और इजी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस सब के कारण एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सब एज के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो अभी जब रक्तहीनता होती है तो बहुत थकान होती है, तो रक्त खून को बनने के अलावा इसमें जो चीज होती है जो अभी मैं बोली हूँ, GLA और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स के हिसाब से हमको एनर्जी लेवल्स यानी कि शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी आ जाएंगे अगले प्रॉब्लम को, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, तो यूजुअली इरेगुलर पीरियड्स होती है, जो महीने महीने पीरियड्स होता है। सो कभी कभी महीने नहीं होने से थोड़े लोगों को 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या आगे पीछे वैसा हो जाती है। तो इसको बहुत कारण होती है। कॉमन कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और दूसरी चीज है जो इनको थायराइड प्रॉब्लम होती है और जिनको ज्यादा मन की स्ट्रेस को ज्यादा लेते हैं और मोटापन और जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इन सब लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस हम लोग कॉमनली देखते हैं। तो एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, आप सबने सुना होगा, आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात। ठीक है, तो 10 में 1 औरत को ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इफेक्ट होता है। तो इसमें ये जेनेटिक, हार्मोनल, मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव, ये सब चीज में अफेक्ट होती है औरत को।
इसके साथ फर्टिलिटी में भी इश्यू हो सकती है। तो फिर इसका कारण क्या क्या है पीसीओडी का, थोड़े कारण है, थोड़े हम जान लेंगे। तो पहली चीज है जेनेटिक में थोड़े एंजाइम डिफिशियंसी वो सब रहता है, तो उसको ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और जो डाइट की चॉइसेस रहते हैं, मतलब जो हम चुनते हैं तो वो सही नहीं है, तो फिर वो भी पीसीओडी को इनडायरेक्ट मतलब धीरे धीरे बन जाता है। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स को लेना जरूरी है। और जब हमारी इम्यूनिटी भी सही नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, तो भी ये चांसेस ज्यादा हो जाती है। और जब हम जंक फूड ज्यादा लेता है टॉक्सिन्स बन के, तो फिर वो भी पीसीओडी को कन्वर्ट हो जाता है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिजिकल इनएक्टिविटी, वो ये सब चीज से पीसीओडी बनता है। तो फिर इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो होती है पीसीओडी में, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज फाइनल जो एनर्जी ब्रेकिंग में होता है, फूड जब ब्रेक होता है फाइनल ग्लूकोज होता है। सो जीव कोश में इंसुलिन के कारण ग्लूकोज जीव कोश में अंदर जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, सो एक काम में हमको प्रॉब्लम होती है, मतलब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। जब क्या होता है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा करके बॉडी को सिग्नल आता है और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और जो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो फैट कन्वर्ट हो जाता है। सो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको कब आती है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, एजिंग, अदर मेडिकेशन सब जब है, तो फिर इसका असर क्या होता है, तो डायबिटीज, पीसीओडी एंड देन जो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट प्रॉब्लम की कारण है, और बीपीएस, सब चीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इस सब चीज का मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तभी हमको हार्मोन की इम्बैलेंस भी होती है, तो वही सब चीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हो जाती है। तो फिर यही कारण है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर ग्लूकोज फैट कन्वर्ट होके फिर ओवरवेट और ओबेसिटी हो जाती है, और ओबेसिटी से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पीसीओएस ठीक है, मगर उसमें क्या प्रॉब्लम्स औरत फेस करती है। तो पहली चीज है कि मोटापन रहती है, और सामान्य जो पीड़ होती है कि वो इरेगुलर पीरियड्स, और थोड़े लोगों को बाल गिर जाते हैं ज्यादा, और अनवांटेड प्लेसेस में, मतलब चेहरे के ऊपर और बियर्ड की जगह में हेयर होना, या बाल, नए बाल, थोड़े मोटे बाल होना, और पिंपल्स आ जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन की लेवल वो बढ़ जाती है, और जो प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। तो अभी क्या करना है, इस सब चीज से हमको पीसीओडी होते है तो हमको क्या करना है, सो कैसा डाइट लेना है। तो जब डाइट सही नहीं है तो हो सकता है तो हमको डायरी की चीज अवॉइड करना है, ग्लूटेन की चीज से भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और शक्कर से हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसको अवॉइड करना है, और फाइबर ज्यादा लेने से हमको ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है, हार्मोन भी स्टेबलाइज होता है, और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लेना है। अभी क्या फूड्स अवॉइड करना है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। अभी जब भी हम सुपरमार्केट को गए तो यही सारी चीज हमको दिखते हैं, अडल्ट्रेटेड फूड, जो भी हम खाने भी सही हम लोग समझते ही सही खा रहे हैं, मगर अगर उसमें पेस्टिसाइड्स रहते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो भी सारे रासायनिक होते हैं, और जब दूध या अंडे लेते हैं उसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स इंजेक्ट करके उसको जो बनाते हैं वो उसका भी इफेक्ट्स हो जाता है। तो फिर और क्या अवॉइड करना है, मैदा में क्या होता है, जो अच्छी चीज है वो निकल जाता है, फाइबर निकाल के फिर जो फाइबरलेस का रहता है तो वो भी सही नहीं होता है। और जो ऑयल, आपको जो ऑयल ही उसके बारे में बोलती हूँ, जो भी सामान्य ऑयल मिलता है उसमें भी हमको ज्यादा हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। तो अवॉइड चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, ठीक है। तो ये जो शुगर होती है उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होती है, क्यों इतना बोलते हैं, क्या होता है उससे। तो पहली चीज है, ऑलरेडी हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस में असर होता है।
और जो रोग निरोधक शक्ति को भी वो छीन कर देता है, और दूसरे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो इधर दिया हुआ है। तो क्या खाना है? तो ताजा तरकारी लेना है, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और खासियत से बहुत अच्छी है कि ऑर्गेनिक लिए थे। और चावल, कैसा चावल लेना है? जो पूरा पॉलिश करके पूरा उसका अच्छाई जो निकालते हैं, उससे पहले अनपॉलिश्ड हैंड पाउडर्ड ब्राउन राइस, ये सब लिए तो सेहत के लिए अच्छा है। और राइस से भी ज्यादा अच्छा है कि मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, और जो दूसरे मिलेट्स आते हैं सिरिधान्य जो बोलते हैं, तो उसको इंक्लूड करना है। और पल्सेस, स्प्राउट्स, और जो हमको ड्राई फ्रूट्स, नट्स, और बहुत बीज है जिसमें पौष्टिक अंश ज्यादा होते हैं, ये सब लेना है। सो ये पल्सेस और मिलेट्स है। और अभी पीसीओडी में हमको स्पिरुलिना लेने से क्या फायदा है? वो डबल बेनिफिट हो जाता है कि पहली चीज है प्रोटीन रिच है, अभी हमने देखा है प्रोटीन एडवांटेजेस है पीसीओडी में। और दूसरी चीज है वेट रिडक्शन में एक्सरसाइज के साथ स्पिरुलिना बहुत अच्छा काम करता है। और स्पिरुलिना से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, उससे उसके इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। और वेट बैलेंस में प्रोटीन ज्यादा होने के कारण और फाइबर ज्यादा होने के कारण अपटाइट को अच्छा बैलेंस करता है स्पिरुलिना। ठीक है। और नेक्स्ट जो डीएक्सन की प्रोडक्ट है और बहुत मजेदार प्रोडक्ट है, वो है मोरिंडा सिट्रोफोलिया फ्रूट है, उसका जूस जो नोनी या नोनीजी पॉपुलरली कहा जाता है हमारा डीएक्सन में। तो उसका भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। आखिर हार्मोन इम्बैलेंस में और भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, उससे इम्यूनिटी अच्छा बनती है, और एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट जो होता है, और विटामिन सी में बहुत रिच है, और उससे हार्मोन बैलेंस अच्छी होती है, और पेन किलर, नेचुरल पेन किलर भी है। तो इसमें ये सारी कंपोनेंट्स है, पॉलीसैकेराइड्स, कोपोलेटिन, ज़ीरोनाइन। ठीक है, ये सब चीजें हमको इम्यूनिटी बढ़ता है और पेन रिलीफ इफेक्ट होता है। और दूसरे बहुत सी जॉइंट पेन जिनको है, या जिनको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन हेडेक, ये सब चीज में अच्छा काम करता है। और इसमें और भी विटामिन और मिनरल्स है। विटामिन सी ऑलरेडी मैंने बोला है। तो इसका ये सब चीज में अच्छा बेनिफिट होता है। डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये जो चार है, ये हमारे अस्त्र है पीसीओडी में, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोन थेरेपी से क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है वो, उससे बहुत साइड इफेक्ट्स होती है, स्पेशली छोटे लड़कियों में जब जो ज्यादा वेट होते हैं और पीसीओडी प्रॉब्लम से आते हैं, तो हार्मोन्स देने में दिक्कत होती है, क्योंकि इतने छोटे उम्र में क्यों उतना साइड इफेक्ट्स वाले हार्मोन्स देना है। तो ये सब चीज हमको सच्ची में अच्छी अस्त्र है हार्मोन कंट्रोल करने के लिए। और ये डाइट के साथ बहुत और इम्पोर्टेंट चीज है वेट को कम करना। जो वेट ज्यादा है, वेट कम करने से हार्मोन बैलेंस अच्छा हो जाती है। तो फिर थोड़े एक्सरसाइज है जिससे हार्मोन बैलेंस अच्छा बन जाती है। तो फिर अभी थोड़ा एविडेंस के बारे में जानेंगे। तो अच्छा, थोड़े सालों में अच्छा पेपर से, आर्टिकल से पबमेड में गए, तो फिर इतना सारा एविडेंस है कि ओबेसिटी में स्पिरुलिना का कैसा रोल है और कैसा कम होता है। बीएमआई जो बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो कम हो जाते हैं। और बीपी का भी असर है, जिसको बीपी ज्यादा है तो वो भी कम होता है। ठीक है, और स्पिरुलिना इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये भी एक आर्टिकल है। ठीक है, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी, माने बहुत बेहतरीन स्टडी है, उससे भी ये मालूम हुआ है कि स्पिरुलिना से इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है, जिससे हमको डायबिटीज और पीसीओडी में और ओबेसिटी में बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और एक्सरसाइज के साथ साथ स्पिरुलिना लेने से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब डबल काम करता है, उसके संयोग करके जो एक्सरसाइज से हमको ओबेसिटी कम करने में इफेक्ट होती है, उसको बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ पीसीओडी के बारे में। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये अभी जो हम सब लोग कोरोना और कोविड पैंडेमिक महामारी में हम अब पीड़ित है,
तो इसमें सबको अभी एक ही चिंता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, बहुत सी चीज देख रहे हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं, डाइट में, एक्सरसाइज में, सब अपने लाइफस्टाइल्स को भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। तो फिर हम देखेंगे कि स्पिरुलिना इम्यूनिटी में कैसे हमको इफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्पिरुलिना से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाती है, और दूसरी तरीके से जैसे साइटोकिन्स जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है उसका बढ़ना और कंट्रोल अच्छा करता है, और इम्यून मतलब वाइट सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है उसको भी बढ़ाते हैं। तो इम्यून स्टिमुलेटरी मतलब रोग निरोधक शक्ति को ज्यादा करने के लिए ये सब चीज से, फिनोलिक्स, फाइकोसाइनिन, पॉलीसैकेराइड से, ये कंटेंट से होती है। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं अंतड़ी में, स्पिरुलिना के कारण ये बढ़ जाती है और इम्यूनिटी में सहायता होती है। और दूसरी चीज है, जब मोटापा होती है वो भी इम्यूनिटी कम करने में इफेक्ट होता है, और जब एज रिलेटेड, जब हमको एज होती है तो भी इम्यूनिटी कम होती है। तो फिर ये दोनों चीज स्पिरुलिना लेने से हमको अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं गट में उसके कारण इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सो ये सारी चीज है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्ट करती है। तो ये सब लेने से, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, लो स्ट्रेस और अच्छा सोने से और मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल में रहने से, ये सब चीज से हमको इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोविड-19 इन्फेक्शन में स्पेशली कैसे ये काम करता है स्पिरुलिना, एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों तरीके के हमारा जो रोग निरोधक शक्ति की व्यवस्था है इसका ये भाग है। तो इसको ये अच्छा कंट्रोल करता है, और इसमें ये नीचे दिए गए कंपाउंड्स जो है वो एंटीवायरल, जो कोविड इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है, ये सब चीज एंटीवायरल एक्टिविटी दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ये सब चीज के कारण हमको कोविड इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए और आने के बाद उसको अच्छा रिकवरी करने के लिए। जो इम्यून सिस्टम होती है, तो मैं अभी बोली इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो हमारी शरीर में जो एंट्रेंस मतलब स्किन, ओरल कैविटी, ये सबसे जो हमको जो डिफेंस लाइन है तो उससे इनेट बोलता है। और जब भी एंटीजन अंदर बॉडी के अंदर आ जाता है उससे जो रिएक्शन होते हैं, इन्फ्लेमेशन, इस सबसे हमको डिफेंस मिलता है। और दूसरी चीज है, जब एंटीजन बॉडी में आ जाता है तो फिर एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होते हैं, और टी सेल्स जो हमारी नेक्स्ट रक्षण कवचा है उससे हमको इम्यूनिटी मिलता है। तो ये सब चीज है जो टी सेल्स मतलब जो एंटीबॉडीज से आती है ना, ये सब सेल और इस सब ऑर्गन से हमको सहायता होती है। तो इसके लिए भी मैंने थोड़े लिटरेचर इधर प्रस्तुत कर रही हूँ। एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग और माइक्रोबियल मॉड्यूलेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली स्पिरुलिना। ठीक है, सो ये सब चीज। और एक चीज है कोविड-19 इन्फेक्शन में, जो ये तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और नहीं आने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, और दूसरी चीज है हाथ को अच्छा हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज, और वैक्सीनेशन लेना मत भूलिए। सो ये सब चीज अभी भी हमको पालन करना है कोविड से बचाने के लिए। अगले जाएंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये क्या होती है, पीरियड के पहले औरत को थोड़े लक्षण से पीड़ित हो जाते हैं, कभी कभी सिर में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, पिंपल्स होना, ब्लोटिंग सेंसेशन होना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होना, ज्यादा इरिटेबिलिटी होना, ये सब चीज थोड़े लोगों को बढ़ जाता है। स्पिरुलिना लेने से, अच्छा खाना खाने से और एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से हम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी प्रेगनेंसी में जो इश्यूज है उसको देखेंगे। तो प्रेगनेंसी में हमको क्या प्रॉब्लम कॉमन है, तो पहली चीज है रक्तहीनता, डायबिटीज और बेबी ग्रोथ प्रॉब्लम्स। सो ये सब चीज को हम देखेंगे, और स्पिरुलिना के रोल ब्रेस्ट फीडिंग में और डिलीवरी के बाद वेट मेंटेन करने के लिए। तो प्रेगनेंसी में
तो स्पिरुलिना लेने से क्या सहायता होती है? अनीमिया प्रिवेंट होती है और बेबी का अच्छा ग्रोथ होता है। हमको प्रेगनेंसी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट द्विगुना हो जाता है, तो ये लेने से वो भी सहायता होती है। और डिलीवरी होने के बाद जो माँ की दूध आती है उसके लिए सहायता होती है। तो प्रेगनेंसी में आयरन की कंटेंट, तो सबको आयरन की सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उसके साथ स्पिरुलिना से हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से बच सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छा रहता है स्पिरुलिना में और कैल्शियम कंटेंट भी अच्छा रहता है। अभी डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज 10 to 17% लोगों को हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले नहीं रहता है, प्रेगनेंसी की चेंजेस के कारण डायबिटीज प्रेगनेंसी में आ जाता है। इधर भी वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऑलरेडी बोली थी वही कारण से हो जाता है। तो फिर स्पिरुलिना लेने से हमको ये भी कंट्रोल होता है। मैं बहुत पेशेंट्स को ऐसे स्पिरुलिना और अच्छे डाइट मिलेट सब लेके इंसुलिन से सिर्फ डाइट से हमको अच्छा कंट्रोल हो जाता है प्रेगनेंसी में डायबिटीज। इसका भी अच्छा एविडेंस है कि ग्लूकोज कम हो जाता है स्पिरुलिना लेने से। ठीक है, तो इसका हाइपोलिपिडेमिक मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा है उन लोगों को भी हेल्प होती है, और जिनको बीपी है उनको भी ट्रीटमेंट के साथ अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो को एक्टिव थेरेपी जैसा हमको उपयोग करना है इसको। ठीक है, थोड़े केसेस में जब हमको अनीमिया होती है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि जिन डाइट को हम बोलते हैं खजूर लेना है और अंजीर लेना है, ड्राई ग्रेप्स, गुड़, ये सब लेना है बोलते हैं, मगर उनको डायबिटीज आ गया तो फिर ये सब चीज नहीं ले सकते हैं। तो फिर डाइट के हिसाब से आयरन को बढ़ाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन लोगों में जब स्पिरुलिना लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये बड़ा सेवियर हो जाता है जिनको दोनों भी है, डायबिटीज और एनीमिया, दोनों को एक ही बार में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो डिलीवरी के बाद जो माँ के दूध पिलाते हैं तो उनको भी स्पिरुलिना लेने से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। बहुत नियरली मोर देन 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 140 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अच्छा मिल्क आके बेबी को अच्छा पोषण देने के लिए सहायता होती है। और दूसरी चीज जो औरत डिलीवरी के बाद पीड़ित होते हैं वो उनके वेट के कारण, जो प्रेगनेंसी में वेट आ जाता है वो इजीली निकलता नहीं है। तो फिर ये जो स्पिरुलिना है वो लो कैलोरी का है, ज्यादा प्रोटीन रहता है, तो वेट मेंटेन करने में अच्छा सहायता होती है। और दूसरी चीज है सिजेरियन के बाद या दूसरे ऑपरेशंस के बाद थोड़े लोगों को वुंड इन्फेक्शन होते हैं, जिनको इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, जिनको अनीमिया है, डायबिटीज है और दूसरे प्रॉब्लम है, उनको इन्फेक्शन जब हो जाती है तो इन्फेक्शन नहीं होने के लिए सब इस्तेमाल करना है, मगर जब हो जाता है तो स्पिरुलिना, नोनिजी, गैनोडर्मा, आरजीएनजील ये सब लेने से हीलिंग बहुत फास्ट होता है और रिकवरी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट और डॉक्टर्स के जो एंटीबायोटिक्स जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ लेने से हमको हीलिंग जल्दी हो जाती है। और थोड़े लोगों में जो ब्रेस्ट एब्सेस ज्यादा होके फिर हमको ऑपरेशन करके पस निकालना पड़ता है, उनके बाद कैविटी बड़ा बन जाता है, तो फिर उसकी हीलिंग में भी ये सब चीज यूज करके रिकवरी इजी हो जाती है। तो इतना स्पिरुलिना के बारे में बोलने के बाद इसका सेफ्टी क्या है, तो इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सेफ्टी का स्टैंप दिया है कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों डीएक्सएन का स्पिरुलिना ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड का है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करने में वाटर की क्वालिटी यूज करते हैं, नेचुरल तरीके से यूज करते हैं, जो कल्चर में जो टेक्निक यूज करते हैं वो बहुत बेहतरीन है, इसीलिए डीएक्सएन स्पिरुलिना से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज है थोड़े लोगों को प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं, तो औरत उससे बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो गैनोजी सोप का स्ट्रेच यूज करने से स्ट्रेच मार्क्स का भी हमको निवारण कर सकते हैं। और अभी प्रेगनेंसी का इश्यूज हो गया है, अभी इनफर्टिलिटी के बारे में जाएंगे। तो इनफर्टिलिटी में अक्सर ये आखिर मेल इनफर्टिलिटी में मतलब जो वीर की प्रॉब्लम्स होती है, जब वीर की
कमी होती है और उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है, सो ये अच्छा काम करता है क्योंकि ये टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन में अच्छा काम करता है। तो फिर मेल इनफर्टिलिटी में हमने बहुत थोड़े केसेस में दिए हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी आ गया है। और वही है कि एंटीऑक्सीडेंट इस प्रॉपर्टी से हमको अच्छा हेल्प होता है। और बहुत पीसीओडी पेशेंट्स में भी जो इनफर्टिलिटी है तो उनको भी स्पिरुलिना से बहुत सहायता होती है। तो स्पिरुलिना नोन-एजी आरजीजीएल से हमको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ साथ ये लेने से रिजल्ट्स अच्छा हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी में थोड़े लोगों को इचिंग होती है, ड्राई स्किन होती है, ये बहुत हेल्प होता है। और जिनको क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन होती है, ट्रीटमेंट के साथ ये रेगुलरली यूज करने से वो फिर आना हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी पीड़ा है पीठ का दर्द। सो जो पीठ का दर्द है वो बहुत लोग आते हैं, बहुत औरत आते हैं कि डिलीवरी के बाद आते हैं और उम्र के साथ भी ये हो जाता है क्योंकि बोन वीकनेस होता है। तो इसके लिए क्या करना है? पहली चीज है, डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर्स ने एडवाइस देते हैं कि एक्सरसाइज करना है उसको मिस मत करिए, जरूर करिएगा, ठीक है। और जो डाइट में कैल्शियम अच्छा है, जैसे हमारी स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, और तिल में अच्छा रहता है, रागी में, तो ये सब चीज जिनमें अच्छा है, ग्रीन लीव्स, स्पिनाच, ब्रोकोली, ये सब में अच्छा मिल्क कैल्शियम रहता है, उस सबको इस्तेमाल करना है। और एक्सरसाइज करने से बैक मसल्स के स्ट्रेंथ अच्छा हो जाते हैं और हमको बैक एक कंट्रोल कर सकते हैं। और विटामिन डी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सनलाइट एक्सपोजर से और रेगुलर सप्लीमेंटेशन से हम इसको अच्छा कर सकते हैं। और मसाज ऑयल बहुत अच्छा काम करता है बैक एक में। और नेक्स्ट चीज है, औरत को जो पीड़ित होते हैं कि कैंसर, कैंसर ये शब्द बोलने से ही बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये डेथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारण होती है। सो 1.9 लाख वुमेन डाई ऑफ कैंसर एवरी ईयर इन इंडिया। कौन से कैंसर कॉमन है? ब्रेस्ट, ओरल, सर्वाइकल, लंग, स्टमक कैंसर्स, ठीक है। तो थोड़े कैंसर्स, ये जो कैंसर से प्रिवेंट हो सकती है और उनको स्क्रीन किया जा सकता है, मतलब आने के पहले उनको अर्ली स्टेजेस में या आने से पहले थोड़े चेंजेस से हमको पता चलता है क्या हो रहा है करके। तो डिटेक्ट अर्ली और ट्रीटेड एट एन अर्ली स्टेज। जो सर्वाइकल, बचदानी के मुंह की कैंसर से हर 2 मिनट में एक औरत मर रही है हमारे देश में। और हर for every 2 women newly diagnosed of breast cancer, 1 woman dies of it in India, ठीक है। तो अभी तो कैंसर तो हमने बोल दिया है, तो मगर इसका रिस्क कैसे कम करें, ठीक है। तो फिर सेम अस्त्र हमको इधर भी उपयोग होता है। हेल्दी डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, और जो अभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, और थोड़े फ्लैक्स सीड्स जैसे सीड्स है, स्पिरुलिना, नोन-एजी, गैनोडर्मा, ये सबको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। इसको हमारे रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करने से कैंसर के रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा सोना, रेगुलर गुड एडिक्वेट स्लीप, ये सब चीज से हमको कैंसर कमी होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशल क्या प्रिकॉशंस लेना है? पहली चीज है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ अपने बच्चे को स्तन की दूध पिलाने से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होती है। सो सब औरत इसको फॉलो करने से अपने आप रिस्क कम हो जाती है। और हर महीना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्वयं चेक करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ आपको लम्प्स मिला या कुछ डाउट है तो फिर उसको हम लोग टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। और हर साल में एक बार एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर, और 40 इयर्स के बाद मैमोग्राम या एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट है उसको हम लोग परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा। और प्लास्टिक के यूज हमारे जीवन में कम करना है, और जो हम रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं उसको हम कम करके ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा करना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको कम करना है, बंद करना है। और दूसरी पीड़ा है सर्वाइकल कैंसर, बचदानी के मुंह की कैंसर। उसको हम लोग 9 to 18 ईयर्स लड़कियों को HPV वैक्सीनेशन करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक सर्वाइकल स्मीयर करके एक इंटरनल एग्जामिनेशन टेस्ट है, सब शादीशुदा औरत एक टेस्ट करने से हमको प्री कैंसर स्टेज में हमको इसको पता करके ट्रीटमेंट, छोटे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।
So these are the easy ways to reduce your cancer risk. Healthy diet, avoid tobacco and alcohol, be physically active, take part in cancer screening programs, take the adequate vaccinations, breastfeeding. So towards 100% wellness, let food be thy medicine. It's my passion to promote wellness to all. So please choose a healthy lifestyle. Thank you.